वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग 12th केमिस्ट्री फाउंडेशन सेट 3 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका भी पैटर्न सेम पहले की तरह ही है। इसमें भी 4 सेक्शंस में पेपर हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स या डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेक्शन बी में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स में इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी 9 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इसे 50 to 70 वर्ड्स में लिखने हैं। और सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन होगा और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल इज डायहाइड्रिक अल्कोहल। बच्चे, जो ग्लिसरॉल है वो अल्कोहल तो होता है, लेकिन इसके साथ 3 OH ग्रुप होगा, CH2OH, CHOH, CH2OH। इट इज़ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ये डायहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। ये फॉल्स है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, द शुगर इन DNA एंड RNA आर रेस्पेक्टिवली। DNA में जो शुगर होता है वो होता है बीटा D 2 डीऑक्सी राइबोस। राइबोस जो है पेंटोज शुगर होता है, जिसमें सेकेंड कार्बन पे जो OH ग्रुप हो रहे हैं वो OH ग्रुप हट के सिर्फ H बचता है। और RNA में जो शुगर होता है वो होता है बीटा D राइबोस। इसमें ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड कार्बन पे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डज नॉट गिव कलर्ड सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा कलर्ड सॉल्यूशन नहीं देगा? आयंस है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो Fe2+। बच्चे, जो आयरन है इसका कन्फिग्रेशन देखोगे तो 3D6 4H2 है, तो 2+2 निकाल देंगे तो Fe2+ में क्या बचेगा? 3D6। 3D6 मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो DD ट्रांजिशन हो सकता है, अदरवाइज DD ट्रांजिशन होने के कारण कलर्ड होगा। लेकिन इसमें अगर मेंशन कर देता लिगेंड क्या है इसके साथ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता, तो तीनों जो T2G के ऑर्बिटल हैं वो फुलफिल्ड होते। ठीक है। फिर भी DD ट्रांजिशन होता, तो ये क्या होगा? कलर्ड कॉम्प्लेक्स शो करेगा। Zn, जिंक का देखोगे 3D10 4S2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें Zn2+ में तो 3D10 हो गया, मतलब T2G और EG कम्प्लीटली फिल्ड होगा। 3D10 हो गया Zn2+ का, तो सारे ऑर्बिटल फिल्ड हैं, तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा, इसीलिए कलरलेस होगा। तो आंसर बी करेक्ट है। Cr का होता है 3D5 4S1। अब इससे भी अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो एक यहाँ से 2 यहाँ से, 3D3 होगा, इसमें भी DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। मैग्नीज 3D Mn2+ है ना, तो 3D5 4S2 है, तो 3D5 बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के पास, इसमें भी DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल वाला आंसर नहीं होगा, जिसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा वो आंसर होगा, तो आंसर Zn2+ होगा। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, वाई। तो बच्चे, जो फॉर्मिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर होता है HCOOH और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ठीक है। ये वाला ग्रुप दोनों में सेम है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। मिथाइल इज +I ग्रुप। ठीक है। तो +I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देता है, इसीलिए एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से कम होगा। ठीक है। तो इसका रीजन यही होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3 दैट इज +I ग्रुप इन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया इसका रीजन। व्हाट आर एनोमर्स? एनोमर्स आर दोज डायस्टीरियोमर्स इन विच कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट कायरल कार्बन इज चेंज। एग्जाम्पल देना चाहोगे तो दे सकते हो। मान लो CHO, यहाँ पे OH है, H है, फर्स्ट कायरल कार्बन यही है, HOH CH2OH। ठीक है। फर्स्ट कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, इधर H कर दो, OH कर दो, बाकी सेम रहेगा। दिस इज एनोमर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनोमर बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज हो गया। ब्यूटीन व्हेन रिएक्ट विथ HBr इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है, इसीलिए क्या देगा? मार्कोनिकोव एडिशन। ब्यूटीन में क्या होगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2,
इसमें HBr ऐड करेंगे। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकोव नहीं होगा क्योंकि पेरोक्साइड इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में नहीं है, तो Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा CH3, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ पे फिल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नॉट फैट सोल्यूबल, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी फैट सोल्यूबल नहीं होता है, ये जो है वाटर सोल्यूबल होता है, तो विटामिन सी ऑप्शन नहीं है, विटामिन बी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हेन प्राइमरी एमाइन आर ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, द प्रोडक्ट वी गेट, कार्बाइलामाइन रिएक्शन है और कार्बाइलामाइन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। When ethanol is heated with failing solution, it gives precipitate of, इथेनॉल फैलिंग सॉल्यूशन से इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, और फैलिंग सॉल्यूशन में जो है रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है CU2O का, तो CU2O का रेड कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। व्हाट आर मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल में जो मेटल है वो लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कार्बोनाइल को जो लिगेंड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है हमारे पास सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब मैं एक बच्चे का पेपर शेयर करके आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अब देखो, जिस बच्चे का हमने पेपर शेयर किया इसने भी सेक्शन ए से ही स्टार्ट किया है। तो पहले सेक्शन ए का अगर देखोगे तो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया। फर्स्ट फॉल्स है तो इन्होंने ट्रू लिखा है, इसका गलत होगा। सेकंड का हमने बता दिया था बीटा डी 2-डीऑक्सी-राइबोस और बीटा डी राइबोस। थर्ड का सही है Zn2+। फोर्थ में फॉर्मिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CH3 ग्रुप, जिसे प्लस आई ग्रुप बोलेंगे इन एसिटिक एसिड, प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी सही है। फिफ्थ है एनोमर्स आर द कंपाउंड विच डिफर इन द कन्फिग्रेशन ऑफ द फर्स्ट कायरल सेंटर। देखो ये कायरल सेंटर का कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है, सही लिखा है इन्होंने। ये 1 ब्रोमोब्यूटेन नहीं बनेगा, इसका 2 ब्रोमोब्यूटेन होगा, ये 3 आएगा, यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा, तो ये भी इसका इनकरेक्ट है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये सही था, आइसोसाइनाइड ठीक था, कॉपर ऑक्साइड ठीक है। मेटल कार्बोनाइल द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द लिगेंड्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड आर कॉल्ड मेटल कार्बोनाइल, चलो ठीक है। अब सेक्शन बी है, सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन का प्रिपरेशन है, पहला बनाया फ्रॉम हेलो अल्केन, एकदम सही बताया है, हेलो अल्केन हॉफमैन अमोनोलाइसिस से अमोनिया के साथ अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अमाइन बनाएगा। प्राइमरी अमाइन फिर से हेलो अल्केन के साथ अल्कोहल के प्रेजेंस में सेकेंडरी अमाइन बनाएगा R2NH, ठीक है। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ये गलत है, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से प्राइमरी अमाइन बनता है। तो इसका जो सेकेंड लिखोगे, अगर हम लोग आइसोसाइनाइड का हाइड्रोजिनेशन करते हैं H2PD तो क्या बन जाएगा NHCH3, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, गिविंग एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द D and L कन्फिग्रेशन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। D and L कन्फिग्रेशन एक्सप्लेन करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज, दोज कंपाउंड विच आर सिमिलर टू द D कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड हैव D कन्फिग्रेशन। चलो ऐसे नहीं बताएंगे, इसमें जो एग्जाम्पल बताना है, चलो ठीक है बता रहा था, पूरा नहीं बता पाए बच्चे। डी क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड के कंपैरिजन में CHO CH2 OH के कंपैरिजन में इफ़ OH ग्रुप इज राइट साइड देन इट इज़ D। अब ग्लिसरल्डिहाइड है तो ग्लिसरल्डिहाइड ले देंगे, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड होगा तो इसे बोलेंगे L, दिस इज L कन्फिग्रेशन। तो ये एग्जाम्पल लेके आपको बताना था इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज, ये फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड है व्हाट इज एन एम्बीडेंटेड एंड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। तो ए लिगेंड विच हैव 2 डिफरेंट एटम्स, 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, ठीक है, टू कंबाइन विद द मेटल कार्बोनाइल, ठीक है, बट एट ए टाइम ओनली 1 कैन कंबाइन इज कॉल्ड एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, सही है। NC माइनस लिखो एंड CN माइनस एंड ONO माइनस और NO2 माइनस। फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड, ए लिगेंड विच कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी इज कॉल्ड फ्लैक्सी, नहीं, हाँ चलो ठीक है, चेंज कर ले, चेंज करके मतलब मोर देन 1 डेंटिसिटी जो शो करेगा उसे हम लोग फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए EDTA4-, EDTA3- भी होता है, 2 एग्जाम्पल है, ये भी डाल सकते हो, EDTA3-, जिसकी डेंटिसिटी एक से ज़्यादा डेंटिसिटी जो शो करेगा उसे हम लोग फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे,
ठीक है, ये जनरली जो है चिलेट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। एक तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है, एकदम सही है। हेलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम या पोटासियम अल्कोक्साइड से करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होगा, जिसे मिथाइल क्लोराइड और सोडियम इथॉक्साइड मिथॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ईथर का दूसरा प्रिपरेशन अल्कीन से भी कर सकते हैं, या चाहो तो आप अल्कोहल से कर सकते हो डिहाइड्रेशन। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी ईथर बना सकते हैं, जो हमने अल्कोहल चैप्टर में डिस्कस किया भी है। अगर हमारे पास इथेनॉल है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें, अगर हम लोग टेम्परेचर 443 केल्विन लें तो इथीन बनेगा, और अगर 413 केल्विन टेम्परेचर लें तो इट गिव्स ईथर। मतलब इथाइल को मैं C2H5 लिख देता हूँ कम स्पेस के कारण। ठीक है, तो ये इथॉक्सी इथेन या डाइथाइल ईथर बनाएगा। क्वेश्चन 5 है नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमाइजेशन और कैरल सेंटर। रेसिमाइजेशन जिसमें इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच रिटेंशन एंड इन्वर्जन टेक प्लेस बोथ। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दे सकते थे SN1 रिएक्शन का कोई एक। ठीक है, कैरल सेंटर इट इज़ डिफाइंड एज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम विच इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। कोई एक एग्जाम्पल भी देना था, एक मान लो मिथाइल ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया, एक क्लोरीन ले लिया, एक इथाइल ले लो, तो दिस कार्बन इज कायरल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकते थे, हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन गलत है, Cl2 से Cl- नहीं बनेगा। इसमें Cl2 का रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 जो कैटलिस्ट है, इसके साथ एक Cl लेके ये AlCl4- बनाता है और Cl पॉजिटिव बनाता है। Cl पॉजिटिव अब इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाना है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड H और Cl। अब थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा तो इस तरह से दिखाना था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, H+ बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड और क्लोरीन बनेगा। तो आधा अधूरा इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर एंजाइम एंड देयर इंपॉर्टेंस विथ एग्जाम्पल। तो एंजाइम आर द बायोकेमिकल कैटलिस्ट, वेरी गुड, दैट आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ chemicals of living organism. Importance, these are involved in various biological process and enzyme invertage is required in the preparation। बच्चे इन्वर्टेज जो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज के लिए यूज करते हैं, माल्टेज जो है माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस के लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंट रिएक्शन में भी एंजाइम का यूज करते हैं कैटलिस्ट के तरह। एंजाइम जो है बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, ऑर्गेनिक रिएक्शन को ये बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है, 7 हो गया। 8 क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एंजाइम कैटलाइसिस। The process of increasing the rate of reaction of biochemical process by enzyme is called enzyme catalysis। फिर इसकी मैकेनिज्म बतानी थी। स्टेप 1 में एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सेकेंड स्टेप में एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर थर्ड स्टेप में एंजाइम प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देता है और एंजाइम अलग हो जाता है। फिर से ये एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट के साथ उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। 3 मार्क्स का है, 2 डिफरेंस लिखा है, 3 डिफरेंस लिखना चाहिए। इट अकर्स इन 2 स्टेप, सही है। इट अकर्स इन सिंगल स्टेप। एन इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें बता देना, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। एक और दे देते, इसमें SN1 है इसलिए रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमाइजेशन अकर्स, और कंप्लीट नहीं, पार्शियल रेसिमाइजेशन, 100% नहीं होता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन। पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्वर्जन और रिटेंशन इक्वल नहीं होता है।
और इसमें इन्वर्जन होता है SN2 में, जिसे हम लोग वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन सी है। सेक्शन सी में पहला है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल और फ्राइडल क्राफ्ट। तो क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं, दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। अब दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो इन्होंने भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, 2 बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसके साथ OH बनेगा तो मिथाइल नीचे, ठीक है सही बनाया इन्होंने। तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, इसको हीट करेंगे तो 4 अल्कीन बन जाएगा, एकदम सही बताया, सेम अच्छा रिएक्शन है ये। नेक्स्ट बी पार्ट है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन का रिएक्शन हेलो अल्केन के साथ करते हैं। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दिया एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। अल्काइलेशन, ये इधर एसाइलेशन किया, दोनों किया, सही है इसका आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट के बाद सेकेंड, व्हाट इज अर्हेनियस इक्वेशन एंड डिस्कस हाउ इट इज़ यूज टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड अर्हेनियस इक्वेशन। के ए एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT। के जो है रेट कांस्टेंट है, ए जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ए इज कॉल्ड अर्हेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अब इससे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे वो कंपैरिजन करके इसमें बताया गया है। log K2/K1 EA/R 1/ln है, तो अगर लॉग लगाएंगे तो इधर नीचे 2.303 R आ जाता है। ln K1/K2 EA/R 1/T2 माइनस 1/T1, सही है। इससे हम लोग अगर K1 K2 की वैल्यू T1 T2 की वैल्यू दिया हो तो EA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन्स एंड हाउ दीज आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। हेलो एल्केन्स और हेलोइरिन्स क्या होते हैं। These are the halogen derivative of hydrocarbon in which hydrogen atom is R दोनों लिखा है तो ब्रैकेट में S भी लगा दो, is R replaced by halogen atom, जैसे RX है CH3Cl CH3C क्लोरोइथेन। हेलोएरिन में क्या होगा, these are organic compounds in which halogen atom is directly attached to the benzene ring। बच्चे ये फिनॉल के लिए होता है, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। हेलोएरिन में बच्चे अगर हम लोग साइड चेन से भी अटैच कर दें तो उसे भी हेलोएरिन ही बोलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी चलेगा। अब डिफरेंस है, एक तो डिफरेंस डेफिनेशन से ही आ जाएगा, फिर ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसमें CX का बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा होगा, इसमें CX का बॉन्ड लेंथ कम होगा ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंस लिख दे, चल काफ़ी है डिफरेंस। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 डिफरेंस काफ़ी होता है क्योंकि इसमें डेफिनेशन अलग से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन फॉलोइंग, पेप्टाइड बॉन्ड, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। तो पेप्टाइड बॉन्ड है द बॉन्ड दैट आर फॉर्म्ड बिटवीन द एमिनो एसिड्स टू फॉर्म ए प्रोटीन इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एमाइड लिंकेज फॉर्म बिटवीन NH2 ग्रुप ऑफ 1 एमिनो एसिड एंड COH ग्रुप ऑफ अदर एमिनो एसिड। इसका एग्जांपल दे देते तो भी अच्छा रहता, CONH, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, व्हेन प्रोटीन्स आर मेड टू फेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयज द लिंकेज अनकॉइल इटसेल्फ ऑल द स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयज। सही है, जैसे जिससे इसकी नेचर भी चेंज हो जाती है, इसीलिए इसे डीनेचुरेशन बोलते हैं। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, कोएगुलेशन ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, चलो ठीक है, बॉइलिंग ऑफ मिल्क ज़्यादा बॉयल करते हैं, जो उसका फैट है ऊपर आ जाता है, या बोल सकते हो कर्डिंग ऑफ मिल्क, ज़्यादा अच्छा एग्जांपल दिखता। जो मिल्क है लिक्विड होता है, कर्ड होने से सॉलिड हो जाता है। कोएगुलेशन ऑफ एग, एग जो है बॉइलिंग से पहले क्या होता है लिक्विड, जब उसको बॉयल करते हैं तो सॉलिड हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। सी पार्ट इसका था एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेंस एमिनो NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों, जैसे सी के साथ COH और NH2 दोनों है, दिस इज एमिनो एसिड। ठीक है, वैसे जो प्रोटीन्स होता है उसमें अल्फा एमिनो एसिड हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 के बाद 5 में क्या है, डिस्कस द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ एग्जाम्पल्स। वर्नर्स थ्योरी हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है,
तो इन ए वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द मेटल एटम हैज़ टू satisfied to metal atom has to satisfy two types of valency, primary and secondary valency। दो टाइप की वैलेंसी होता है इसमें। द प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, और ये सेटिस्फाइड होता है निगेटिव आयन से, सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयन यहाँ लिखना चाहिए। द सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें न्यूट्रल या आयन दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल K4FeCN6 जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्राइमरी वैलेंसी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब इसका चाहते तो हम लोग स्ट्रक्चर बना के भी दिखा सकते हैं। Fe के साथ Cn प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसको सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से दिखाएंगे। जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी K4 सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा तो इसको डॉटेड लाइन, और जो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा उसको सिर्फ सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिस्कस ब्रीफली द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन करना है। तो एक इन्होंने लिखा है एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया K2Cr2O7, इट इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जाम्पल भी है। रिडक्शन में क्लेमेंसन रिडक्शन लिया, एल्डिहाइड जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम में अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ये रिएक्शन दिखाना था, तो एक एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया तो दूसरा कीटोन का भी लेना चाहिए, अदरवाइज नंबर कट सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बोला गया है। ओल्फ किस्नर रिडक्शन में भी एल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ करेंगे बेसिक मीडियम में तो अल्केन बन जाएगा। इसमें एल्डिहाइड बनाया, एक कीटोन भी बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों का पूछा गया है आपको। 7th है कॉल्बे रिएक्शन और हंस डाकर। कॉल्बे रिएक्शन में हम लोग फिनॉल का रिएक्शन, पहले फिनॉक्साइड बनाते हैं, Na या NaOH के साथ फिनॉक्साइड बनाएंगे, फिर फिनॉक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, तो ये जो है सेलिसाइलेट बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सेलिसाइलिक एसिड, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सेलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हंस डाकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ करते हैं CCl4 के प्रेजेंस में, तो हेलो अल्केन बनता है, एक कम कार्बन का AgBr और CO2 बनेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है, तो पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ फॉर इंटायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर, कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर दोनों आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जैसे एसीटोन एंड अल्कोहल। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में जो प्रेशर है जो रॉल्स लॉ से आना चाहिए उससे ज़्यादा होगा, वॉल्यूम का चेंज रॉल्स लॉ जो है पॉजिटिव होगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का वो ज़्यादा होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट से। ग्राफ से भी बता दिया। इसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव डेविएशन में होगा, सही लिखा है इन्होंने, फिर ग्राफ भी बता दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द फॉलोइंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एम्बीडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं, क्योंकि सारे मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं होते हैं, डाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट भी होता है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम बोल देते तो ये भी हो जाता, या अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स बोलते तो नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, डबल ऑफ डाइडेंटेट्स, ट्रिपल ऑफ ट्राइडेंटेट्स, फिर सारे बताना पड़ेगा। तो या बता सकते हैं नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड बॉन्डेड विथ सेंट्रल एटम। ठीक है ना, इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड विथ सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। उसे आपने ठीक ही लिखा है लेकिन इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सेंट्रल एटम विथ लिगेंड इज कॉल्ड, सेंट्रल एटम विथ लिगेंड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे ये है FeCN6, तो अब इस पर चार्ज ही बताना पड़ेगा 4-। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होता है बट एट ए टाइम एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सही लिखा, पहले भी सही लिखा था, बस एग्जाम्पल में आपने माइनस छोड़ दिया है। तो सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन डी है हमारे पास। सेक्शन डी में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इन्होंने जो किया है बॉइलिंग पॉइंट किया है, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज एलिवेटेड ऑन डिजॉल्विंग ए
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर जाएगा वो हमें डिस्कस करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। सही डिफाइन किया है। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इन्होंने लिखा भी ठीक है। अब इसको क्या है, ग्राफ से बताना भी था, जो कि आपने नहीं बताया। ग्राफ बनाते हैं अब इसमें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है सॉल्वेंट के लिए। अब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो इसका वेपर प्रेशर इससे थोड़ा कम होगा, ये सॉल्यूशन का हो गया। ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ये हो गई और इसकी बॉइलिंग पॉइंट ये हो गई। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है इसे बोलेंगे डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन का है टीबी मान लो, ये सॉल्वेंट का टीबी नॉट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल्स टू हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। फिर आपको बताना था जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम, वेयर एम इज मोलिलिटी, के बी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब चाहते 5 नंबर में आया है तो इससे मॉलिक्यूलर मास का डेरिवेशन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कोहलॉस लॉ किया है। स्टेट एंड एक्सप्लेन कोहलॉस लॉ एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड हाउ डज इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो कोहलॉस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ये भी लिखना जरूरी है, इररेस्पेक्टिव टू देयर नेचर, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इम्पोर्टेंस इट इज़ यूज टू, इम्पोर्टेंस है इट इज़ यूज टू फाइंड, इट इज़ यूज टू, इंपॉर्टेंस में क्या लिखा है, हाँ ये रहा, इट इज़ यूज टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एसिटिक एसिड में एसीटेट और H+ आयन है, तो कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें एसीटेट आयन है। जैसे एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन है, ये एक्स्ट्रा हो गया। H+ आयन के लिए HCl लिया तो H+ आयन आ गया, Cl माइनस एक्स्ट्रा ले लिया। तो Na और Cl मिलके दोनों हटाने के लिए NaCl ले लिया, तो इस दोनों को ऐड करके इसको माइनस करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्या क्या है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डिस्क्राइब ब्रीफली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स along with मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, द एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स एंड लाई बिटवीन the reactive metals that is S and P block element are called transition element। एग्जाम्पल ये है। अब इसमें आपको किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बता भी देना चाहिए। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो N-1D में जा रहा है, इसीलिए इसे D ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, और इसमें D सबसे कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसीलिए इसे ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे। अब ये वेरिएबल ट्रांजिशन स्टेट शो करता है ड्यू टू पार्शियली फिल्ड D ऑर्बिटल्स। अब वेरिएबल देखो D ऑर्बिटल्स ये बताया आपने, ये बहुत अच्छी बात है। मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दिया तो पैरामैग्नेटिक होगा, जिसमें नहीं है वो डायमैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालते हैं √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन से निकालते हैं, ये भी किसी एक का एग्जांपल देके इसमें बता देंगे। तो इस तरह से हमने ये पेपर डिस्कस किया।